मैं इनको नाउ द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट एक साथ पढ़ा जाता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में चीज बताई थी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस, ग्रॉस वर्ड का मतलब इकोनॉमिक्स में मींस टोटल, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ प्रोड्यूसर। और मैंने इसका एग्जांपल दिया था सर, लेट्स से एक पर्सन 1 अप्रैल को कोई मशीनरी परचेज करता है 10 लाख की, एंड वो थ्रू आउट द ईयर उस मशीनरी को यूज करता है, एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को उस मशीनरी की वैल्यू अगर बच जाती है 9 लाख, तो जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी हुई, दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। याद है सर आपको ये चीजें? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन 3 रीजंस की वजह से होते हैं। सबसे पहला क्या है भैया? पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा क्या है? वियर एंड टीयर यूज। एंड थर्ड है ऑब्सोलेसेंस। ये बात समझ आ रही है? तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रीसिएशन, 11वीं क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर, इन दिस एग्जांपल 10 लाख, एंड जो बची कुची वैल्यू बच गई आफ्टर रिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन, जो बच गया, दैट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, आज हमें 3 कंसेप्ट और करने हैं सर आपके, टैक्सेस, सब्सिडीज एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बात समझ आ रही है? तो लेट्स स्टार्ट। कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय टैक्सेस? टैक्सेस होते क्या हैं सर? टैक्सेस क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? टैक्सेस का मतलब होता है कर। इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री यू आर रिसाइडिंग इन। जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, आपको सरकार को कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन देना पड़ता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर इनकम। नाउ टैक्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। एक टैक्स कहलाता है सर आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। किसी को पता है सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कुछ भी नॉलेज डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में? सर डायरेक्ट टैक्स दैट टैक्स जिसको हम डायरेक्टली पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसे इनडायरेक्टली पे करते हैं। ट्रू? नो। कौन बताएगा? किसने 11वीं क्लास में पढ़ा था? प्रिया ने पढ़ा था। 11वीं क्लास में। आपको पता है बेटा स्नेहा? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है अरमान? वेरी गुड। जो सैलरी से काटा जाता है। क्या डायरेक्ट टैक्स केवल सैलरी से ही काटा जाता है? व्हाट इफ आई एम अ बिजनेसमैन? क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? बताओ, कोई थोड़ा सा नॉलेज अगर रखता हो। इनकम से, प्रॉफिट से डायरेक्ट टैक्स काटा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन लैक कर रही है। आप बताओ बेटा, आपको कुछ बताना है? साइमा, आपको कुछ बताना है बेटा? प्रिया? ठीक है, अरमान ने थोड़ा बहुत सही बताया, बट ये थोड़ा सा आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, इधर इधर फोकस करो बेटा, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। मतलब सर डायरेक्ट टैक्स मीन्स दैट टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। सपोज नीरज चंद्रा ने कमाया एक साल में 15 लाख रुपीस, ठीक है, तो नीरज चंद्रा को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द बर्डन जो मेरे ऊपर सरकार ने डाला है कि भैया नीरज चंद्रा यू हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स। नाउ बीइंग अ इनकम अर्नर आई कैन नॉट शिफ्ट दिस बर्डन टू समवन एल्स। लेट्स से मुझे वैष्णवी दिखी है, वैष्णवी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत पैसा कमा रही है, ठीक है, तो वैष्णवी ने बोला सर आपने तो पढ़ाया हमें, तो लेट्स डू वन थिंग, इस साल का टैक्स मैं दे देती हूँ आपका। कितना टैक्स बन रहा है? मैंने बोला ठीक है वैष्णवी, वेरी गुड, 3 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, पे कर दो। बीइंग अ जनरस स्टूडेंट, इसने मेरे 3 लाख रुपए पे कर दिया एज अ टैक्स। तो ये बात इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पता लग गई। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्या करा, 15 लाख रुपए जो मैंने कमाए उसको, 3 लाख रुपए जो मेरे वैष्णवी ने टैक्स भरा वो, दोनों को ऐड करके मेरी इनकम बना दी 18 लाख। अब बोला नीरज चंद्रा 18 लाख पे टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। If you have earned the income, you will pay the tax. अगर आप किसी और से टैक्स पे करवा रहे हो, that will also form part of your income. अब आपको दोनों इनकम में टैक्स पे करना है। समझ आ रहे हो सर? The burden of which cannot be shifted. अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप ही टैक्स पे करोगे। However, indirect tax is a type of tax, the burden of which can be shifted to others. And generally it is shifted to a customer or a consumer. For example,
अगर आपने कभी मैकडोनल्ड्स में खाया हो, कभी मतलब किसी भी आउटलेट में खाया हो बाहर, तो यू नो दैट इन इंडिया फूड इज टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 5% जीएसटी, है ना। अगर आप 100 रुपए का बर्गर लेते हो तो यू आर जनरली पेइंग 105 रुपए। वाई डू यू पे 105 में 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करते हो? दैट इज 5% जीएसटी ऑफ द टोटल योर फूड अमाउंट। बात समझ आ रही है? 100 रुपए का फूड खरीदा तो आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, दैट मीन्स इट्स अ जीएसटी, इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। देखो ये तो आसान हो गया सर, डायरेक्ट टैक्स इज द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते? दिस इज द आंसर आई एम ट्राइंग टू सीक फ्रॉम यू गाइस। कोई बताना चाहेगा? एनी एक्सप्लेनेशन टू दैट? कोई भी बच्चा? कि ऐसा क्यों होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है कि हम डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते? देखो कोई बात नहीं, जनरली लो, हाँ अरमान वेरी गुड, अरमान ट्राई कर रहा है यार, अरमान अच्छा बच्चा बन रहा है। सीधा गार्ड, ये क्या बोल रहा है? ठीक है, एटलीस्ट ही ट्राइड। बेटा गौरव बात नहीं, एटलीस्ट ही ट्राइड। हार्दिक नहीं है? हार्दिक अच्छा आया। सी जनरल रूल इज, इधर देखो बेटा, जनरल रूल इज कि जो पैसा कमाएगा वही टैक्स पे करेगा। बट सर इस रूल का एक्सेप्शन क्यों बन जाता है उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो किसी भी प्रकार का फूड या फिर किसी प्रकार का कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड जनरली दे शिफ्ट देयर टैक्सेस टू देयर कस्टमर्स इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चले जाओ, जितने भी लोग जीएसटी काटते होंगे, या फिर आप फूड रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, या फिर आप कहीं पे सिनेमा मूवी इन सब में चले जाओ, आजकल तो जोमेटो स्विगी इन सब में भी आपके टैक्सेस आ रहे हैं। तो व्हाई इज इट सो कि जो टैक्स जो इनकम प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है उसका टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझना ध्यान से। सपोज देयर इज मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने लेट्स से पेन बनाया, ठीक है, 50 रुपीज के इसका प्राइस था और ये पेन बनाया, ठीक है। या थोड़ा सा और इसमें इन्वेंटिव सा एग्जांपल देते हैं, इसमें इंक्लूसिव रहता है। मिस्टर एक्स ने एक केक बनाया, ठीक है, केक बनाया, सुनना ध्यान से। Now the cost of this cake is let's say 500 rupees. अब इसमें इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगी होगी एज अ प्रोड्यूसर, लेट्स से 300, 400, whatever the case may be, 300, 400 जो भी लगी होगी, जो बच गया उसका प्रॉफिट मार्जिन बच गया। तो सरकार कम्स इनटू द पिक्चर कि नीरज चंद्रा या फिर मिस्टर एक्स, अगर आप केक बेचने जा रहे हो तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जो आपको अपनी इनकम में से देना पड़ेगा। बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ बिजनेसमैन, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट मार्जिन में से तुम्हारे कंजम्पशन के लिए टैक्स पे करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। प्रोड्यूसर क्या बोलेगा कि भाई मैं एक काम करता हूं, ये मैं रख देता हूं प्राइस, सरकार अब अपना जीएसटी बता दो, जितना भी जीएसटी होगा मैं अलग से ऐड करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू पे इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम माय प्रॉफिट मार्जिन। ये गुड्स प्रोड्यूस किसके लिए हो रहे हैं? कंज्यूमर के लिए। तो प्रोड्यूसर का एक ही हमेशा आर्ग्यूमेंट रहता है कि सर हम क्यों अपनी जेब से पे करें उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कंज्यूमर कंज्यूम करने जा रहे हैं, हम क्यों अपना प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस करें? दिस इज द होल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कस्टमर, सॉरी ऑफ अ प्रोड्यूसर, कि हम क्यों भैया अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करें, हम क्यों अपना लॉस ले, प्रोड्यूस तो कंज्यूम तो सामने कंज्यूमर करने जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? इसी कारणवश इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा शिफ्ट करा जाता है। जीएसटी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया बच्चों? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझ आया? जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसने पैसा कमाया उसी को पे करना है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स, कमा आप रहे हो, देना आपको चाहिए, बट आप पे किसी और से करवा रहे हो। जीएसटी इज एन एग्जांपल फॉर दैट। हम अभी नेशनल इनकम के पर्पज से डायरेक्ट टैक्स को नहीं देखेंगे, केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे। ये बात में आ रही है? केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स को देखा जा रहा है, किस पर्पज से? नेशनल इनकम के पर्पज से, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया आपको? एक कंसेप्ट होता है बेटा जिसे हम कहते हैं सब्सिडी, सब्सिडीज। सब्सिडीज का कंसेप्ट समझना ध्यान से। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडीज? समझाओ मुझे।
बताओ सर, क्या ये वो सब्सिडी है जो केजरीवाल हमको देता आ रहा था इतने टाइम से, 200 यूनिट्स पानी में और इलेक्ट्रिसिटी में फ्री? इज दैट द केस? नहीं। तो कौन सी सब्सिडी की बात करी जा रही है सर यहाँ पर? कौन सी सब्सिडी की बात करी जा रही है सर? यहाँ पर वो सब्सिडी की बात करी जा रही है जो प्रोड्यूसर्स को दी जाती है। कैसे प्रोड्यूसर्स को दी जाती है? सुनना मेरी बात ध्यान से। मान के चलो सर, नीरज चंद्रा इज अ प्रोड्यूसर। नीरज चंद्रा प्रोड्यूसर है सर आपका, नीरज चंद्रा प्रोड्यूसर। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में, आप क्लास 12th में आ गए हो। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कोई इंडस्ट्री सेटअप करी जाए, कोई कंपनी सेटअप करी जाए, कोई फैक्ट्री सेटअप करी जाए, उस गांव का या उस ग्रामीण क्षेत्र का उद्धार होता है, ग्रोथ होती है, उन्नति होती है। कैसे सर? देखो, वहां पर अगर फैक्ट्री सेटअप हो रही है, दैट मींस उस गांव के आसपास के लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी मतलब लोगों के पास इनकम जाएगी उस गांव में, और लोग धीरे धीरे करके पैसा कमाएंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो बाकी चीजें भी खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने कभी गुड़गांव के बारे में सुना है कि गुड़गांव पहले 2000 से पहले कैसा था? बिल्कुल वीरान जंगल जैसा। अब देखो साइबर सिटी बन चुका है 20-25 सालों में। साइबर सिटी किसने बनाया? सरकार ने बनाया? एब्सोल्युटली नो। सरकार जस्ट गेव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द गुड़गांव कि भैया हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप यहां पर कंपनी सेटअप करो। एंड एमएनसीज एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आके सेटअप हुई और वहां पर बन गया वो एक साइबर हब। क्यों? बिकॉज इतने सारे लोग वहां पर इनकम अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ परचेजिंग पावर। दिस इज व्हाई यू विल सी कि हमेशा जो भी फैंसी रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ भी होगा ना, यू विल फाइंड इन गुड़गांव और नोएडा, because that is the region where maximum people are earning a decent amount of money. That means opening a factory or a company or a industry in a rural area will actually develop that area. समझ आया? ये बात पता थी सरकार को। नीरज चंद्रा being a generous producer, मैंने क्या करा, वैसा स्टेट का नाम लेना, लेट्स से एमपी की किसी स्टेट में किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, बिल्कुल वीरान सा था, वहां पे मैंने सर अपना बहुत मोटा पैसा लगा के कोई सा कमोडिटी प्रोड्यूस करने लग गया। कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करने लग गया बताओ? कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करने लग गया सर, सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करने लग गया। आई बात समझ? सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोड्यूस करने लग गया। अच्छा एक चीज आप समझो, गांव के एरिया में लोग ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक तो पीते नहीं है। सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन कम, दूसरी बात दे डोंट प्रेफर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, वो अपने कुछ देसी जूस बना लेते हैं, राइट? तो द टारगेट मार्केट इन दैट एरिया इज नॉट दैट गुड, बट स्टिल नीरज चंद्रा गया उस ग्रामीण क्षेत्र में। टारगेट मार्केट हो सकती है सर दिल्ली में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, बट स्टिल आई चोज टू सेट अप माय मैन्युफैक्चरिंग हाउस इन सम रूरल एरिया ऑफ एमपी, राइट? नीरज चंद्रा ने ऐसा क्यों करा? कि उस एरिया में जाके डेवलपमेंट हो सके। सुनना सर ध्यान से। साल का अंत आया, टैक्स पे भरने की बात आई, सरकार ने बोला नीरज चंद्रा इतना इतनी बॉटल्स बेची हैं, इतना इतना इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दो। तो मैंने ये चीज देखी, जो प्रोड्यूसर्स दिल्ली में हैं वो भी सेम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, और मैं किसी एमपी के गांव में चला गया पीछे रूरल एरियाज में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट देयर, मुझे भी सेम अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ रहा है। हार्डशिप नहीं हो गई सर? क्या मेरे साथ गलत नहीं हो रहा? आप सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या मेरे साथ गलत नहीं हो रहा? मैं क्या बोलूंगा, सरकार एक काम करो, अगर आपको बराबर इनडायरेक्ट टैक्स लेना है ना, तो इस साल का इनडायरेक्ट टैक्स लो, आई एम गोइंग टू वाइंड अप एवरीथिंग एंड मैं दिल्ली में ही अपनी फैक्ट्री सेटअप करूंगा। बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट? मैं इतना दूर आया, इतनी दूर स्टेट में, इतने ग्रामीण क्षेत्र में जाके सब कुछ डेवलपमेंट करा, रोड्स बनाई, वहां पे लोगों को नौकरी दी, सब कुछ करा, आखिरी में मुझे सेम इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़े। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर अलग बेयर करता हूं अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचाने के लिए अपने कमोडिटी को, तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं, या मैं इतना सोशलिस्ट माइंडसेट तो है नहीं मेरा कि मैं लोगों का उद्धार करूंगा। एक काम करो, इस साल का टैक्स पकड़ो बराबर आप अपना, और मैं वाइंड अप करके चला जाऊंगा। सरकार ने बोला नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। सोचा सरकार ने थोड़ा कि हार्डशिप तो हो रही है इस प्रोड्यूसर के ऊपर, हार्डशिप तो हो रही है, बिकॉज ये एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है उस स्टेट में जाके, उस एरिया में जाके। तो सरकार ने बोला एक काम करो नीरज चंद्रा, ओनली फॉर यू, आप सब्सिडी पकड़ लो। समझ आ रहे हो? समझ आ रही है? यहां पर जो नेशनल इनकम में सब्सिडीज की बात करी जा रही है, वो इस टाइप की सब्सिडी की बात करी जा रही है जो एक प्रोड्यूसर को दी जाती है, जस्ट बिकॉज अ प्रोड्यूसर इज सेटिंग अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट सम रूरल एरियाज इन अ डिफरेंट बैकवर्ड स्टेट्स। बात समझ आ रही है? किसी बैकवर्ड स्टेट में अ प्रोड्यूसर इज सेटिंग अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग हाउस, this is the reason he's been provided with some financial assistance by the government. सब्सिडी क्या होती है?
इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके थ्रू भाई? बाय गवर्नमेंट। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा एक एरिया के डेवलपमेंट का काम किसका होता है सर? सरकार का होता है। सरकार ये चीज देख रही है कि यार हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, फिर इतना रिसोर्सेज नहीं है, वट एवर द केस में भी, दिस पर्सन इज एक्चुअली केयरिंग अबाउट द रूरल एरियाज ऑफ एमपी। अगर हम इससे सेम टैक्स लेंगे तब तो भैया इंडिया का कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी रूरल एरिया में जाके प्रोडक्शन नहीं करेगा, किसी भी रूरल एरियाज में जाके कभी भी किसी भी प्रकार की कंपनी सेटअप नहीं करेगा, और जो इंडिया के रूरल एरियाज हैं वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। समझ आया? फॉर दिस पर्पस एक प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। तो सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, जनरली इट इज लेविड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करी है उनके ऊपर आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। सब्सिडी क्या होती है? जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर पुटअप करा गया है, उस इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सरकार बोलती है आधा, एक काम करो आपका माफ करा गया, अगर आपको लेट से 1 लाख रुपए देना था, आप एक काम करो 50,000 हम आपका माफ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने एक डिस्टेंट एरिया में जाके, रूरल एरिया में जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करी। ये बात समझ आ रही है? दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। अब समझना, कॉमन सेंस लगाना। नीरज चंद्रा को बोला गया था 1 लाख रुपए पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पे करो, समझ आया? और नीरज चंद्रा को 50,000 की मिल गई सब्सिडी। नाउ व्हाट इज द फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स ही हैज टू पे? 50,000। 1 लाख बोला गया था, 50,000 की मिल गई फाइनेंशियल असिस्टेंट सब्सिडी, तो बच कितना गया? 50,000। दैट इज नॉन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम माइनस कर देंगे सब्सिडीज, द अमाउंट विल बी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी? 6 कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करेंगे सबके सब। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ प्रोड्यूसर। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन वैल्यू ऑफ असेट्स। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? डेप्रिसिएशन हटा के भैया जो वैल्यू बच जाती है इन्वेस्टमेंट की, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। 3 कंसेप्ट और आगे आपके। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। व्हाट इज सब्सिडी? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। और क्यों दी जाती है पूरी स्टोरी बता दी मैंने आपको सर। दिस इज नॉट, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद द सब्सिडी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स। आपके पानी के बिल में अगर सब्सिडी मिल रही है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड हियर। आपके बिजली के बिल में सब्सिडी मिल रही है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड हियर। वो हिल रहा है बेटा पीछे, थोड़ा सा आगे हो जाओ। दैट इज नॉट कंसिडर्ड हियर। कंज्यूमर्स को मिली हुई सब्सिडीज इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम फॉर अ कंज्यूमर। और क्या समझाया था? ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होती है? नहीं होती। याद करो, कनेक्शन बनाओ। राइट? 6 कंसेप्ट समझ आ गए? कोई दिक्कत? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट, और आपका दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई दिक्कत परेशानी? 3 कंसेप्ट और कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट, ये 3, ये समझ आ गए? ठीक है। क्या हो गया? अब देखो सर, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? वंशिका बताएगी। यही डाउट है आपका? फिर अच्छा, कुछ पूछना है आपको? हाँ पूछो बेटा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। सर फैक्टर इनकम इज अ इनकम which is earned after providing factors of production. Factors of production क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। नाउ so factor income is an income which is earned after providing factors of production. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है, दैट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? अब मेरे एग्जांपल को समझना सा ध्यान से। लेट्स से एक बच्चे का नाम लेते हैं प्रिंस। प्रिंस की लेट्स से अमेरिका में एक पीस ऑफ लैंड है प्रिंस के पास। ठीक है? अमेरिका में एक पीस ऑफ लैंड है प्रिंस के पास, एंड प्रिंस ने उस अमेरिका में जो प्लॉट है अपना रेंट कर रखा है किसी मिस्टर जॉन को। मिस्टर जॉन बैठे सर यहां पर मिस्टर जॉन बनाया जाता है। मिस्टर जॉन यहां पर बैठ रखे हैं अमेरिका में, और उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करी है किसके पीस ऑफ लैंड में? प्रिंस के पीस ऑफ लैंड में। अब कोई भी लेट से कोई भी फैक्ट्री सेटअप करी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी है।
और प्रिंस कहां पर बैठ रखा है? प्रिंस बैठ रखा है इंडिया में, प्रिंस बैठा है इंडिया में। मिस्टर जॉन ने क्या करा, महीना खत्म हुआ, रेंट पे करना था, ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो यूज नहीं करेगा, तो महीना रेंट पे करना था, तो मिस्टर जॉन ने लेट्स से समवेयर अराउंड 4 लाख रुपए भिजवा दिए प्रिंस के अकाउंट में 1 तारीख। समझ आया? इस इनकम को क्या बोलते हैं सर? रेंट की इनकम कहते हैं। कॉमन सेंस है, रेंट की इनकम कहते हैं इसको। तो जो जॉन ने प्रिंस को पैसा भिजवाया रेंट, वो क्यों भिजवाया? बिकॉज मिस्टर जॉन ने लैंड यूज करा था प्रिंस का, ठीक है। तो रेंट इज अ टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। बट क्या ये फैक्टर इनकम इंडिया के अंदर से अराइज हुई है? कहां से अराइज हुई है? अमेरिका से अराइज हुई है। तो कैन आई से दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अमेरिका? क्या मैं बोल सकता हूं इसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अमेरिका? एब्सोल्यूट। क्यों नहीं बेटा, व्हाई नॉट? थिंक अबाउट। अभी तो इतना क्यों मैं इतना डाइवर्स एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारे बुद्धि में चले जाए? नहीं, आ रही बात समझ? अमेरिका से अगर फैक्टर इनकम आ रही है तो क्या बोलूंगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अमेरिका। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं इसको इस प्रकार से बोल सकता हूं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये आपकी बुक्स में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा इस कंसेप्ट के बारे में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सम सुना है? आया ना? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ये वो फैक्टर इनकम है जो बाहर से आपके पास आ रही है। और ये कितने प्रकार की हो सकती है? रेंट हो सकती है, वेजेस हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकती है, प्रॉफिट हो सकती है। मतलब सर, मतलब ये कि लेट अस अज्यूम दैट नीरज चंद्रा इज वर्किंग फॉर अ कंपनी इन अमेरिका। लेट्स से मैं अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं इंडिया में बैठ के, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं उधर, मैं अपना लेबर दे रहा हूं उधर, उसके बदले वो मुझे कुछ पैसा भेज रहे हैं, तो ये पैसा बाहर से आया है हमारे पास, तो दिस इज वेजेस। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात? लेट्स से सर मेरी एक कंपनी है, मेरा एक होटल चल रहा है अमेरिका में या फिर चाइना में, लेट्स से उस होटल से कुछ पैसा मिला होगा, एंटरप्रेन्योरशिप करी मैंने, चाइना में अमेरिका में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करी, बिजनेस चलाया, वहां से मुझे कुछ प्रॉफिट मिला, दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंग्लिश समझो यहां पर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि बाहर से आ रही है। तो 4 इनकम हो सकती है सर बस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसके बदले? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। समझ आया सबको? एनी डाउट्स? इसी का रेसिप्रोकल सिनारियो लेकर आओ। मान के चलो कि मिस्टर जॉन की जमीन, एग्जैक्टली अब मिस्टर जॉन की जमीन इंडिया में थी और प्रिंस उसको यूज कर रहा था। मिस्टर जॉन भाई साहब बैठ रखे हैं आपके अमेरिका में, नहीं नहीं, अमेरिका में। अब समझना, अब प्रिंस यूज कर रहा है जमीन एक पर्सन की जो बाहर है, तो प्रिंस को रेंट पे करना पड़ेगा बाहर, तो रेंट पे करेगा प्रिंस एज अ प्रोड्यूसर, वो भी फैक्टर पेमेंट ही होगी प्रिंस के साइड से, और मिस्टर जॉन के हाथ में आ रहा है वो भी फैक्टर इनकम है मिस्टर जॉन के हाथ में। लेकिन इस केस में ये इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, तो इसका क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ आया? जब पैसा बाहर से इंडिया में आए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे पास आया है पैसा, और जब इंडिया से पैसा बाहर जाए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनी डाउट इन दोनों कॉन्सेप्ट में? कोई डाउट? नए बच्चे स्पेशली समझ आया बेटा? आप दोनों को समझ आया? हाँ भाई समझ आया? आप दोनों को समझ आया? ठीक, आपको समझ आया? नहीं समझ आया? सर बाहर से जो पैसा आता है इंडिया में, ठीक है, फैक्टर इनकम के फॉर्म में, दैट इज नॉन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इंडिया से जो पैसा बाहर जाता है फैक्टर इनकम के रूप में, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मान के चले इस एग्जांपल में 1000 करोड़, मतलब बाहर से हमारे पास पैसा आया 1000 करोड़, और लेट से इंडिया से पैसा बाहर गया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था 800 करोड़, तो हमारे पास पैसा फाइनल बच कितना गया?
बाहर से आया 1000 करोड़, गया कितना हमारे जेब से 800 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 1000 करोड़ एंड इंडिया से जो बाहर गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 800 करोड़। हमारे पास जितना बच गया, दैट जो 200 करोड़ बच जाएगा हमारे पास हमारी जेब में, दैट इज नॉन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI। समझ आया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ आया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड समझ आया, NFI समझ आया। सब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, इधर देखो, बातें मत करो, इधर देखो, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से। लेट्स से मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो बाहर बेच दी मिस्टर जॉन को, और उसने 10 लाख रुपए पे करे उस चीज के। अब बताओ, जो 10 लाख रुपए बाहर से आया अमेरिका से, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में इंक्लूड होगा या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड होगा? फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड होगा। सबके सब नलायक हो। क्या बोला दोबारा? एग्जाम्पल सुनो मेरा अच्छे से। मैंने एक कमोडिटी प्रोड्यूस करी है, मैं एक्सपोर्टिंग दैट कमोडिटी, हाउ इज इट अ फैक्टर इनकम? यहां से बाहर केवल पैसा बाहर जाना अंदर जाना, डू नॉट मेक इट अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फंस गए सबके सब? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओनली इंक्लूड्स 4 टाइप ऑफ इनकम: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बस। कोई जमीन से पैसा आ रहा है, रेंट। कोई कंपनी के लिए काम करे, अपनी सर्विसेज दी, लेबर, वेजेस मिला उसके बदले। कुछ कैपिटल आपने बाहर इंट्रोड्यूस करा, लोन दिया, इंटरेस्ट मिला उसके बेसिस पे। और कोई बिजनेस बाहर सेटअप करा है, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट। यही 4 प्रकार की इनकम NFIA में इंक्लूड होंगी। सर CVT का क्वेश्चन था कि भैया एक्सपोर्ट्स की इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड होगी या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में इंक्लूड होगी? बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, अच्छा दिमाग लगाया कि एक्सपोर्ट से तो पैसा आता है जी, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड कर दो। द आंसर इज कहीं इंक्लूड नहीं होगा, कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओनली 4 इनकम। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वहां पे भी केवल 4 इनकम देखी जाती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की इनकम इंक्लूड करी जाती है चैप्टर नंबर 12 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां इंक्लूड नहीं होगी, तो कंफ्यूज मत होना। समझ आया? ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इनकम। एक और केस में आपसे पूछता हूं, ये बहुत सिंपल केस पूछ रहा हूं। मेरा अमेरिका में कोई लेट्स से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां से मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो किस कौन से पार्ट के अंदर आएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा, ठीक है। एंड यहीं पर लेट्स से कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, और वो जितना भी साल भर प्रॉफिट कमाती है वो बाहर बेच देती है। ये जो पैसा बाहर गया है किस में आएगा? टू अब्रॉड में। हमेशा याद रखना, NFIA में केवल 4 चीजें आती हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में केवल 4 चीजें आती है: रेंट का पैसा सर, वेजेस का पैसा सर, इंटरेस्ट का पैसा और प्रॉफिट का पैसा, दैट्स ऑल। बस। देयर आर n नंबर ऑफ इनकम जो बाहर से आती हैं और बाहर से हमारे से बाहर जाती भी है, हम उनको इंक्लूड नहीं करते। आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी? तो सर NFIA कैसे बनेगा आपका? NFIA कैसे बनेगा, इसको नोट कर लेना। NFIA आपका बनेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, है ना? जितना हमारे पास आया माइनस कर दो जितना हमारी जेब से गया, दैट इज NFIA। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा से माइनस कर दो फीटा, बच जाएगा NFIA। कोई डाउट? सर 9 कंसेप्ट करे। हाँ यस बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है सर। 9 कंसेप्ट करे हमने, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ आया, डेप्रीसिएशन समझ आया, और नेट इन्वेस्टमेंट समझ आया, इनडायरेक्ट टैक्स समझ आया, सब्सिडीज समझ आया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझ आया। और डायरेक्ट टैक्स भी बीच में आ गया था, बट वो अभी नेशनल इनकम के लिए नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है बस, डायरेक्ट टैक्स हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, उसका एक रीजन है, बाद में बता दूंगा, ठीक है। फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ आया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड समझ आया, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ आया। कोई दिक्कत परेशानी? इन 9 कंसेप्ट्स में कोई दिक्कत परेशानी? इन 9 कंसेप्ट्स को यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रिंसिपल्स। आज तो नहीं हो पाएंगे, 8 बज चुके ऑलरेडी आपके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी के डाउट तो नहीं है सर? आपके किसी बच्चे के कोई डाउट है? सर कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, हाँ 1 मिनट मैं इसे पॉज कर दूं।